तो आइए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन में अभी तक हमने लगभग 10 या 12 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली होगी। 5 बातें अभी तक हमने उसमें सीखी हैं। अभी हमने अजम्पशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़े हैं। मुझे आप बताइएगा कि आखिरी सवाल क्या कंप्लीट किया था इसमें हमने। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन यही था, विश्व की बाल मृत्यु में लगभग धन्यवाद 5वां भाग भारत की संख्या के आधार पर है। बट ये हुआ था शायद लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन में कि अल्प विकसित और औद्योगिक देशों के राष्ट्रीय आय के बीच तुलना करते समय वाला हो गया था। ये हो चुका है। आदतों वाला भी हो गया था। फिर आई थिंक 2 दिन क्लास नहीं थी, ये भी हो गया था। राज्य मोतियों के माला के समान है। आहार नियंत्रण प्रचलन, ये आखिरी था शायद। यहां से शुरुआत करनी है। मैं वैज्ञानिक हूं, मेरा सौभाग्य कि हो गया था। ये भी हो गया है। बहुत बढ़िया। ये हम पहले ही दिन कर चुके थे। ये भी हो गया था, ये भी कर दिया था हमने। ये भी हो चुका है। यहां से शुरू कर रहे हैं अब हम। वो लास्ट में कर लेंगे, छोटा सा, थोड़ा सा फॉन्ट उसके छोटे हैं। यहां से शुरू कर रहे हैं। जिनका स्टक हो रहा है वो रिफ्रेश करिए, क्योंकि अगर स्टक सबका होगा तो मेरी तरफ से स्टक हो रहा है। किसी एक का होगा तो उसका व्यक्तिगत मामला है। तो स्टार्ट करते हैं और टाइम आपका स्टार्ट होता है यहां से। वन मिनट का टाइम है आपके पास। स्टॉप। अब मैं सवाल दे रहा हूं आपको। निष्कर्ष पूछा गया है कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
बढ़िया। बी और डी में कंफ्यूजन बिल्कुल हो सकता है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन कह रहा है कि विश्व स्थिरता रिपोर्ट ने पाया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कुल ऋण और इक्विटी निवेश में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले 10 वर्षों में दुगना होकर 12% तक आ गया है। इस घटना के भारतीय नीति निर्माताओं को प्रभाव संभावित है, क्योंकि ऋण और इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ रहा है। अब थोड़ा इकोनॉमिकल है तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। जैसे इक्विटी बाजार का मतलब होता है जहां पर आप शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, और पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होता है बाहर से। इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक ढील, क्वांटिटेटिव ईजिंग, अमेरिका के जो आरबीआई मतलब उनका जो रिजर्व बैंक है, उसने जो कंट्रोल किया तो इमीडिएटली भारत का पैसा अमेरिका की ओर शिफ्ट होने लगा, और इसका परिणाम रहा कि पूरी तरह से विश्व वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, श्रृंखलाबद्ध रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता। तो मेरे हिसाब से आते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी पोर्टफोलियो अच्छे नहीं है, ऐसा कॉम्प्रिहेंशन नहीं कह रहा है, पर रिस्क होता है वो जरूर बता रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं नहीं, उन्नत अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय तंत्र हैं वो खतरा उत्पन्न करते हैं। तो शब्दों के मीनिंग पर भी गौर करा करिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए, ऐसी कोई हिदायत नहीं दे रहा है वो कि बचना चाहिए, पर खतरा रहेगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से रिस्क तो रहता ही है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन डी। फिर भी जिन्होंने बी और डी में कंफ्यूजन था, कोई गलत नहीं है। फिर से बढ़िया सवाल है, पढ़ना स्टार्ट करिए। 1 मिनट का टाइम। स्टॉप। क्या संदेश, मैसेज क्या देना चाहते हैं? और मैंने कहा है कि मैसेज आखिरी की लाइनों पर ज्यादा ध्यान देना।
ध्यान से समझिएगा। देखो, वो पूरा का पूरा उन्होंने रिसर्च किया और ये महसूस किया कि डिजिटल करने के बावजूद भी गांव के लोग उसके महत्व को समझ नहीं पाए। मतलब उन्हें डिजिटल जो लिटरेसी है, साक्षरता है, उससे अवगत कराना पड़ेगा। तो सिर्फ वाला तो ये मेरे हिसाब से ये तो आप अभी भी मतलब एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो मूर्ख है बिल्कुल। अब इतनी प्रैक्टिस की कि कठोर आया कि मतलब छोड़ दिया करी। कागज पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से ज्यादा एफिशिएंट थी, ऐसी बकवास तो कहीं लिखी नहीं है। और गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करने का नहीं था, ये बिल्कुल सही बात थी, लेकिन ये उसका संदेश नहीं था। संदेश वो बताना है कि भाई देखो, चीज बढ़िया है, लेकिन जब तक लोगों को अवेयर नहीं करोगे, लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंचाओगे, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक आप उस बढ़िया टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है ये भी। स्टार्ट करें। लास्ट 10 सेकंड। स्टॉप। माय गॉड, बिखरे हुए आंसर। ये देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा ट्रेवल करते हैं। किराना भंडार, सुपरमार्केट और प्रिजर्व और प्रोसेस फूड से भरे पड़े हैं। प्राय उससे पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं, जैसे लंबी दूरी तक खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाला प्रदूषण तथा प्रसंस्करण एवं परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों का व्यर्थ जाना, वर्षा प्रचुर वनों का विनाश, पोषक अंश में कमी, प्रिजर्व पैकेजिंग की बड़ी मांग, खाद्य असुरक्षा भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी जनसंख्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते। तो बताया है कि भाई अगर आप फूड प्रोसेसिंग की ज्यादा मांग करते हैं तो इसके कारण परिवहन का प्रदूषण होता है, वर्षा प्रचुर वनों को पैकेजिंग में कागज का यूज होगा या अलग अलग चीजों का यूज होता है, तो कई सारे रिसोर्स भी हमारे बर्बाद जाते हैं। क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ का उपयोग करना, लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थ पर निर्भर न होना,
पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, इको फ्रेंडली, बिल्कुल सही बात है। खाद्य प्रसारण उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डाल रहे हैं, बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों में वर्षा, प्रचुर वनों का विनाश हो रहा है, खाद्य पदार्थ व्यर्थ हो रहे हैं, पोषक अंश में कमी आ रही है। ये तो बता ही रहा है। आंसर आना चाहिए था दोनों ही बातें कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर पूरी तरह से सही है। बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले छोटे वाले फिर इसको करेंगे हम लोग, सिंगल वाले पर आइए। बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है, 1 मिनट का टाइम पुनः आपके पास है। लास्ट 5 सेकंड, स्टॉप। संदेश, मैसेज पूछा गया है। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन है जो हमारे नियमों का उल्लंघन कर सकता है, अपवाद वाला है। एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है। कोई एकमात्र रोग या पीड़क विश्व भर के खाद्य उत्पादन की कतारों का समूल नाश कर सकता है। मोनोकल्चर, अगर पूरी दुनिया में एक ही फसल उगाई जाए और कोई एक बीमारी फैल जाए उस फसल में, तो पूरे दुनिया में भुखमरी आ जाएगी। यह एक भयप्रद संभावना है। इसकी बढ़ती हुई अपेक्षाकृत धनाढ्य जनसंख्या 2050 तक 70% अधिक खाद्य का उपभोग करेगी। परिवर्तित होता क्लाइमेट जोखिम और अधिक बढ़ गया है। जैसे जैसे गर्म होगा, मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएगी, अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा और फसल के रोग नए परिणामों तक विस्तारित हो जाएंगे। फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा है, हो सकता है, क्योंकि उसने एक धान्य कृषि का विरोध करके ये बता दिया कि आप फसलों में वैरायटी रखिए। बहुत अधिक जोखिम होने के बावजूद विश्व में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय, कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को कि ये आंसर ऐसे नहीं होंगे। अधिक से अधिक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें ही केवल सन्निकट्य। उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में ये वर्णन नहीं किया कि विश्व की रक्षा करने वाले, डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, उससे खाद्य की कमी से एशिया और अमेरिका, देखो गंदे लाल लालियों, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सबसे बुरा, वो तो उदाहरण बता रहा है
कि एशिया की भूमियां बाढ़ से ग्रस्त हो जाएगी और उत्तर अमेरिका में और भी गहरे सूखे पड़ेंगे। और उसने ये नहीं कहा कि दुनिया में यही दो लोग सबसे ज्यादा दुखी होंगे। इसका आंसर आना चाहिए था केवल और केवल पहला। कितनी बार बताऊं मैं, कितनी बार। एक्सट्रीम वर्ड मत यूज करिए। मतलब ऐसे सवाल गलत नहीं करिए, इजी सवाल है ये। ये इसलिए था क्योंकि आपको थोड़ा सा बाहर का सोचना पड़ा कि डायवर्सिटी सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध बीमा है। हॉरिजॉन्टल फोन में पढ़िए, अच्छे से रीड कर पाएंगे। टाइम, जिनको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है वे अपने आप को इंप्रूव करें कि वो इतने टाइम में कवर करें। मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो मेरा थोड़ी नुकसान होने वाला है, मुझे क्या दिक्कत होने वाली है। गरीब लोगों कमेंट्स कर रहे उल्टा ऊपर से कि सर टाइम और बढ़ा दीजिए। हम कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि कक्षा चौथी की तैयारी कर रहे हैं? 20 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं आप लोग मेरे ऑफलाइन वालों से, उतने में वो क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ये है एक्सेप्शन वाला सवाल, रियल एक्सेप्शन वाला। मतलब यहां जो 100 में से एक सवाल होता है जिसमें एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तब भी वो सही हो सकता है। तो सबसे ज्यादा विकल्प क्या दे रहा है वो? खाद्य जात बीमारियां उत्पन्न करने वाले बहुत से रोगाणुओं के विषय में अभी तक जानकारी नहीं है।
खाद्य संक्रमण खेत से लेकर थाली के किसी भी चरण में हो सकता है, क्योंकि खाद्य विषाक्तीकरण की अनेक घटनाएं अप्रतिवेदित रह जाती हैं। वैश्विक खाद्यजात बीमारियों का सही प्रसार अज्ञात है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में सुधार के कारण जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई। खाद्य उत्पादन में तीव्र वैश्वीकरण से खाद्य को कंट्रोल करना और उसको ध्यान देना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ये भोजन कई जगह से होकर आता है। सुभेद्यता बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ के एक अधिकारी का कथन है कि विश्व हमारी प्लेट में है, मतलब हमारी थाली में। कोई मान लीजिए कि अमेरिका का पिज्जा होगा तो इटली का बर्गर होगा, या फिर इटली का पिज्जा अमेरिका का बर्गर होगा, जापान चाइना का नूडल्स होगा, या फिर हो सकता है कि दुनिया भर के अलग अलग चीजें हमारी थाली में आपको दिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा निष्कर्ष, खाद्य के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक होते हैं। तो देखो भाई, खाद्य के ऑप्शन अधिक होने का प्रॉब्लम नहीं है, खाद्य का दूर जगहों से आना, क्योंकि उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको हम नियमित नहीं कर पाते। समस्त खाद्यजात बीमारियों का उद्गमन खाद्य प्रसंस्करण, उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि केवल फूड प्रोसेसिंग के कारण सारी बीमारियां होती है, तो ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं दिया गया है। खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती लानी चाहिए, वो ये भी नहीं कह रहा है कि हमें इमीडिएटली खाद्य उत्पादन में कटौती लानी चाहिए। हाँ, लेकिन वो जरूर कह रहा है कि हमें स्थानीय उत्पादित खाद्य पर निर्भर रहना चाहिए, ताकि हम ऐसी बीमारियों से बच सके। ये वास्तविक रूप में कठिन सवाल है। कारण है कि यहां एक्सेप्शन होने के बावजूद भी उत्तर आएगा। एक्सेप्शन होने के बावजूद भी उत्तर यही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब ये एक आध सवाल गलत होने का रिस्क तो लेना पड़ेगा। सी और डी एक जैसे नहीं है। खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती लाने का मतलब हुआ कि आप प्रतिबंध लगा दीजिए, और वैश्वीकरण स्थानीय उत्पाद पर निर्भर रहने का मतलब हुआ कि आप उन चीजों पर अपनी निर्भरता अंतिम विकल्प के रूप में रखिए। लोकल का वोकल बनिए। बिल्कुल मान्य, मैंने ये मान्य किया कि ये एक्सेप्शन है, तब भी मैंने आपको ये बताया। तो आंसर आना चाहिए था सॉरी, केवल और केवल सी। दो मिनट का टाइम मैं दूंगा, पहले हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश वालों को हम टाइम देंगे। मैं रिपीट कर दूं कि एक्सट्रीम वर्ड सही नहीं होते। एक सवाल आया है तो आपके दिमाग में इतनी बातें आ रही है, और जो मैंने 19-20 सवाल करवाए और उसमें एक्सट्रीम वर्ड हल करके दिखाया, वहां ध्यान नहीं गया। और कुछ लाल लालियों को सर एक्सट्रीम वर्ड यहां सही हो गया, तो मैंने क्या पहले बताया नहीं था कि सामान्यतः यह गलत होते, बट 100 में कोई एक खाद मिलेगा। तो तुम्हें अगर एक से प्रेम है तो मत पढ़ो उस थ्योरी को। मुझे 19 सवाल सही करने हैं 20 में से, और इसलिए मैं अपने एक्सट्रीम वर्ड को हमेशा रिमूव करूंगा। पढ़िए कॉम्प्रिहेंशन, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं।
इंग्लिश वाले पढ़ना स्टार्ट करें। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की। दो क्वेश्चन है इस कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड। आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करिए क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और एलिमिनेशन करिएगा प्लीज, एलिमिनेशन। ऐसे सवालों में आप कॉम्प्रिहेंशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सृजनशील समाज की अवधारणा, the concept of creative society refer to that stage of development of society in which a large number of possible contradiction become articulate and active. This is most evident when oppressed social group organize at the political level and demand their rights. The rise of peasant and tribes in developing countries, movement for regional autonomy and self-determination, environmental movement, and woman movement are the hallmark of the emergence of inflammatory society in contemporary times. The form and intensity of this social movement may vary from country to country and to different part of a country, but the mere presence of this movement to bring about social transformation in different areas of the society indicate the emergence of creative society in country. अब मुझे बताओ कि कहीं से कहां तक ये लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के कला रूप साहित्य को प्रोत्साहन, कहीं से कहां तक? बिल्कुल शुद्ध गधे हैं वो जिन्होंने ए आंसर लगाया, क्योंकि पूरे कॉम्प्रिहेंशन में मुझे तो कहीं पर भी लिटरेचर वर्ड नहीं मिला, मुझे कहीं साहित्य शब्द नहीं मिला। शुद्ध रूप से मूर्ख है वो जिसने ए लगाया 19% लोग। दूसरा, जहां सामाजिक असमानताएं स्वीकृत नहीं होती बल्कि उनका विरोध किया जाता है, एक्टिव हो उठती है। दूसरा हो नहीं सकता, जहां विशाल संख्या में अंतर विरोध शुरू हो जाते, एक्टिव हो जाते। तीसरा तो होना ही चाहिए। आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन सी। इसी पर दूसरा सवाल है, सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियां कौन कौन सी है? आप चाहे तो एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए।
मैं एक ऐसा आंसर लगा रहा हूं ताकि मुझे मूर्ख लोग पता चले ये कौन है, तुक्के लगाने वाले। तुम्हें ही खोज रहा था मैं सेजल। मैं ढूंढ रहा था कि कोई तो होगा जो मेरे जाल में फंसेगा। ये है सेजल। इन्हें भी कलेक्टर बनना है। मुझे कहीं से कहां तक बता दो कि बाह्य बल के द्वारा उकसाने वाली कोई बात वहां थी। कुछ भी हो, दूसरा तो हो ही नहीं सकता था। आक्रामकता अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, लेकिन वो हर जगह एग्रेसिव होंगे, हर जगह आक्रामक ही होंगे, जरूरी नहीं है। और मुझे नहीं पता कि उत्तर में क्या आगे बातें आएगी, लेकिन आंसर एलिमिनेशन से निकल चुका है। बहुत बढ़िया जिन लोगों ने सी आंसर लगाया। बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है। नैतिक कृत्य वाला। स्टार्ट करें पढ़ना। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। आप पढ़िए, मैं तब तक बड़े फोंट वाली फाइल रेडी कर रहा हूं।
मोरल एक्ट। कौन से कथन लेखक के विचारों को दर्शा रहे हैं? नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना कंपलसरी है। बिना अपनी बुद्धि के फिर आप मशीन के जैसे काम कर रहे तो पहला तो होना ही चाहिए। जिन गधों ने भी सी लगाया है मूर्ख है, तुमसे ना हो पाएगा यूपीएससी। किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को जल्दी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ऐसा उस लेखक ने कहीं नहीं कहा कि जल्दी प्रतिक्रिया दो। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये उसके कहने का अभिप्राय नहीं, क्योंकि वो तो मोरल एक्ट के बारे में बता रहा है पूरी तरह से। नैतिक होने के लिए मनुष्य को एज इट इज लिखा हुआ है। कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ी की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य करना चाहिए, तभी वह नैतिक कृत्य होगा। इसका आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन डी। लेखक के अकॉर्डिंग मोरल एक्ट, which one of the following statement is the closest definition of moral act? मैं ऐसा आंसर लगा रहा हूं जो कहीं से कहां तक हो नहीं सकता। क्या बात है, नाम सरस्वती, इन्हें भी बनना है आईएएस।
इनको भी बड़ा पद चाहिए, जबकि पूरे कॉम्प्रिहेंशन में कोई बात ऐसी है ही नहीं। वरिष्ठों के आधिकारिक आदेश वाली कोई वर्णन नहीं है, उद्देश्यों की स्पष्टता वाला चतुर कृत्य नहीं है, अपने विवेक और अपनी बुद्धि से निकला हुआ जो एक्ट होता है वही मोरल एक्ट है। लेखांश में कथन है, स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देना। Allow himself to flow with the current like a stick of wood। बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल, मैं बताता हूं क्यों है। तो व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तब वो लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है। पहला तो गारंटेड होगा। जिन गधों ने लकड़ी के कुंदे के समान को भी सही माना, वे तो मतलब क्या, कथन का मतलब यही था कि लकड़ी का कुंदा है वो, तो ये हो नहीं सकता था। ये तो होकर ही रहेगा कि वो व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वो कठिनाई और चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। ये हमारे कॉम्प्रिहेंशन में दिया नहीं, वैसे हमारे ऑप्शन में अब झगड़ा केवल यही है, वह दबाव के प्रति सेंसिटिव है। ध्यान से देखना कॉम्प्रिहेंशन की लाइन है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी वृद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता, स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है, नैतिकता को क्या समझेगा। कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से हमें बगैर डरे, बगैर प्रेशराइज हुए हमारे कस्टम और ट्रेडिशन की भी अवज्ञा करनी पड़ेगी। डिसओबेइंग कस्टम मतलब वो दबाव के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो दबाव से डरता वरता नहीं है, उसे जो करना है वो ही करता है। तो दबाव के प्रति ही इज हाइपर सेंसिटिव टू प्रेशर। अगर वो स्वयं को धारा लकड़ी के जैसा बह जाने देगा, मतलब वो दबाव के प्रति संवेदनशील है, और जो अपने बुद्धि का उपयोग करेगा वो दबाव से डरेगा या घबराएगा नहीं। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन बी। अब बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा, सेंट्रल पॉइंट वाला हमने देखा भी नहीं। सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट मतलब बार बार उसी बात को दोहराना, उसी बिंदुओं के पास रहना जो उसका सेंट्रल पॉइंट होगा। तो स्टार्ट करिए।
सेंट्रल पॉइंट क्या है? बताओ। सेंट्रल पॉइंट में मैंने आपको बस एक हिंट दी, जिस शब्द का उपयोग बार बार सदी के 25 वर्ष के दौरान दिए गए पारिस्थितिक अनुसंधान में खनन, राजमार्ग निर्माण, वन प्रदेशों में की जाने वाली अन्य गतिविधियों के कारण आवास खंडन के हानिकारक प्रभाव को सिद्ध किया। जब जंगलों का एक बड़ा खंड और छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, तो सभी टुकड़ों के कोर मानवीय क्रियाकलाप में संपर्क में आ जाता है। फिर से खंडित होने की बात। इसका परिणाम होता है संपूर्ण वन प्रदेश का अपकर्षण। वन आच्छादित भू प्रदेशों, गलियारों का सातत्य भंग हो जाता है, जिससे वन्य जीवन के अनेक विलोप प्रवण जातियां प्रभावित होती है। इस प्रकार जैव विविधता संरक्षण को सबसे गंभीर खतरा आवास खंडन से। क्या चाहते हो आप लोग? क्या यूपीएससी आपको साइड में उत्तर लिख के दे? अगर सच में आप ऐसे सवालों में गलती करते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छे कैंडिडेट तो नहीं है। आपका मस्तिष्क मेच्योर मस्तिष्क नहीं है कि जो यूपीएससी के इस बड़े पद को संभाल सके। एक कमजोर मतलब मस्तिष्क है, जिसको समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना है। 42% प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि वो बार बार आवास खंडन को इशारा कर रहा है। 3 बार आवास खंडन की बात की है। दूसरा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। कंटिन्यूअसली सातत्य बनाए रखने के लिए उसने यहां लिखा है कि भू प्रदेशों, गलियारों का सातत्य भंग हो जाता है, जिससे अनेक विलोप प्रवण जातियां प्रभावित होती है। जैव विविधता संरक्षण को गंभीर खतरा आवास खंडन से माना जाता है। जैव विविधता का संरक्षण खनिज संसाधनों का प्रबंधन नहीं, वो तो उल्टा इसका विरोधी है। केवल और केवल पहला ही था। वह खनिज संसाधनों के मैनेजमेंट की कहीं बात ही नहीं कर रहा है। अब आप इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आज का आखिरी सवाल मैं करवा रहा हूं। पढ़िए, इकोनॉमिक्स का कॉम्प्रिहेंशन है।
संदेश क्या है? बहुत ही बढ़िया। भारत सतत उच्च मुद्रास्फीति से ग्रस्त रहा, निर्देशित कीमतों में वृद्धि। India has been suffering from persistent high inflation, increase in directed price, demand supply imbalance, imported inflation worsened by the rupees devaluation and speculation. All have combined to maintain high inflation. If they all have one thing in common, it is that many of them are the result of economic reform. India's vulnerability to the effect of change in international price has increased with trade liberalization. Effort to reduce subsidies have resulted in a steady increase in the price of the goods that are directed. मौजूदा परिस्थिति में भारत को पूरी तरह से व्यापार उदारीकरण की नीति और सभी उपदानों से बचना चाहिए। एक्सट्रीम वर्ड है। अपनी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भारत तो अभी व्यापारिक उदाहरण की प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है, ऐसा तो कहीं से कहां तक लिखा नहीं है। निकट भविष्य में भारत निर्धनता और मुद्रास्फीति की समस्या का, गरीबी का तो कहीं बढ़ती नहीं की है, फिर भी कुछ गधों ने सी लगा दी। आर्थिक सुधार प्राय उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर सकती हैं। लिखा हुआ है कि आर्थिक सुधारों के परिणाम है। तो कल हम देखेंगे इसमें अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चनों की शुरुआत। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चनों को। तो कल आप अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो मैथ्स होने जा रहा है, अभी तो मैथ्स होगा। डाउट सेशन में लेंगे। मैं बता दे रहा हूं आपका कि डाउट सेशन अगला कब है। नंबर परमुटेशन हमने स्टार्ट कर दिया था कि खत्म हो गया था? स्टार्ट होगा आज, ठीक है। कल आपका डाउट सेशन है तो कल मैं 1 घंटे डाउट लूंगा। ठीक है। सिलेबस जितना मुझे उम्मीद है 15 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। 4-5 क्लास तो हो सकता है उल्टा डिलीट करनी पड़े। आराम से 15 मार्च को खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट ले लेंगे, रिवाइज करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो टाइटल डालिए आप लोग, नंबर परमुटेशन। मैं कमेंट्स ब्लॉक कर रहा हूं। नंबर परमुटेशन, जैसे हमने सीटिंग परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ उसी पैटर्न में हम नंबर परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा पहला प्रश्न, फ्रॉम 6, 7, 8
9 from 6, 7, 8, 9. How many 3-digit number we can make? 6, 7, 8, 9 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? From 6, 7, 8, 9. How many 3-digit number we can make? 6, 7, 8, 9 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? If repetition is allowed and if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो, if repetition is allowed and if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो, अभी मैं हल कर रहा हूं, सीखने पर ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहले तो ये वर्ड समझते हैं हम कि रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या होता है। रिपीटेशन अलाउ का मतलब होता है कि आप 3 अंकों की एक संख्या बना सकते हो, 666, 777, 667, ऐसे नंबर आप बना सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउ है तो। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप एक डिजिट का एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। पहले तो इन दोनों शब्दों के मतलब। अब हम ऐसे सवालों को हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम जितने भी अंकों की संख्याएं बनानी उतनी लाइनें बनाएंगे, जितने भी अंकों की संख्याएं बनानी उतनी लाइनें बनाएंगे। जैसे कि रिपीटेशन अलाउ है तो शुरुआत हमेशा यहां से करेंगे, इस ओर से, लेफ्ट साइड से इस बार। तो यहां हमारे पास क्या क्या लिखने के लिए ऑप्शन है? हम यहाँ 6 को लिख सकते हैं नंबर बनाने के लिए, 7 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है नंबर लिखने के। यहाँ ऑप्शन लिखने कितने ऑप्शन है, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो उसी नंबर को हम फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब 4 ऑप्शन यहां भी है और 4 ऑप्शन यहां भी रहेंगे। सभी लिखना पड़ेगा तब 3 डिजिट का नंबर बनेगा। मतलब कुल 64 संख्याएं हम बना सकते हैं इन 4 डिजिट से, अगर रिपीटेशन अलाउ हो तो। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो शुरुआत में तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन फिर आपके पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी एक जो यूज किया होगा आप उसको यूज नहीं कर सकते। फिर अगले में एक ऑप्शन और कम हो जाएगा। तब ऐसी सिचुएशन में केवल आप 24 संख्याएं बिना रिपीटेशन वाली इन अंकों से बना सकते हो। तो रिपीटेशन अलाउ हो तो आपके पास ऑप्शन की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप एक ही डिजिट का यूज एक बार ही कर पाएंगे, एक अंक का उपयोग केवल एक बार ही कर पाएंगे। तो अब आप लोग ट्राई करेंगे। और मैंने ये जो 4 लिखे ये नंबर नहीं है, ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस। रिपीटेशन अलाउ के ऑप्शंस है, रिपीटेशन नॉट अलाउ के ऑप्शन। अब आप ट्राई करिए। फ्रॉम 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 2 से
तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है if repetition is allowed and if repetition is not allowed? 4, 5, 6, 7, 2 से तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? From 4, 5, 6, 7 to how many three-digit number we can make if repetition is allowed and if repetition is not allowed? यदि पुनरावृत्ति संभव और पुनरावृत्ति संभव ना हो, तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? तो तीन अंकों की बनानी है तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 5 ऑप्शन है, फिर 5 ऑप्शन है, फिर 5 ऑप्शन है, 125। और अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो पहले में तो 5, फिर एक कम 4, फिर 3, तो हम कहेंगे कि 60 ऑप्शन। एक ट्राई फिर से करिएगा। अब मैं थोड़ा कठिन सवाल देता हूं इसी में। फ्रॉम 0, 1 to 7, 8, 0, 1, 2, 7, 8 से 0, 1, 2, 7, 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? From 0, 1 to 7, 8, how many 4-digit number we can make? 0, 1, 2, 7, 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? If repetition is allowed and if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो। ध्यान से समझना, 0 है इसमें। आइए देखना क्या नई चीज है यहां पर। पहले तो 4 अंकों के बनाने हैं। अब क्योंकि 0 की प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत में अगर आपने 0 लिखा तो फिर वो 4 अंकों का नहीं 3 अंकों का माना जाएगा। तो शुरुआत में तो आप 4 ही ऑप्शन लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो आप इन चारों में फिर से किसी का भी यूज और अब 0 का भी यूज कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हम कुल 500 संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इधर ध्यान से देखना सभी लोग, आप इन 4 का यूज शुरुआत में कर सकते थे। इनमें से कोई एक यूज किया होगा तो अब आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो फिर अब आप 3 का यूज, लेकिन अब 0 फिर से आ जाएगा, फिर 4 का यूज, फिर 3, फिर 2।
इजी है वैसे ये, आप अगर ध्यान से देखें तो 0 नहीं होता, तो 5 4 3 2 होता, पर 0 शुरुआत में नहीं आ सकता, बाकी तो सब सेम बातें हैं। इसलिए आंसर आ जाएगा 16 3 48, मात्र 96 संख्याएं बनाई जा सकती है। शुरुआत में 0 नहीं आ सकता, बाकी तो पांचों ऑप्शन कहीं भी कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर शुरुआत में 4 ही ऑप्शन आएंगे, अगली बार में 3 नंबर ही पॉसिबल हैं और एक 0 पॉसिबल है। सेकंड वाले में समझना बस इतना ही है कि 0 1 2 3 4, मुझे बताओ कि शुरुआत में हम कितने अंकों का यूज कर सकते थे? 4। 0 क्यों नहीं यूज कर सकते स्टार्टिंग में? क्योंकि फिर वो डिजिट 3 डिजिट का बन जाएगा, 4 का नहीं। तो ये 4 इसलिए आ गया। अब कोई ना कोई डिजिट तो यहां लिखा होगा ना, आपने कुछ भी तो लिखा होगा कि ऐसा ही छोड़ दिया होगा। भाई रियलिटी में ये 4 ऑप्शन हम बोल जरूर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो एक होगा। जैसे उस कमरे में 5 लोग थे, 4 लोग थे, 5 कुर्सियां थी, तो कोई ना कोई तो अंदर बैठा होगा ना, कोई ना कोई तो अंदर गया होगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक तो यूज हुआ होगा। तो हमने कहा भाई एक का यूज कर लिया हमने, तो अब एक 0 अब यूज कर सकते थे, तो 1 चला गया, लेकिन उसकी जगह 0 आ गया। तो अब वापिस हमारे पास 4 ऑप्शन है। फिर 0 का यूज कर लिया, फिर 3 ऑप्शन है। फिर 2 का यूज कर लिया, फिर 2 ऑप्शन है। फिर ट्राई करो। फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, how many 3-digit number we can make if repetition is allowed and if repetition is not allowed? 0 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं?
तो सबसे पहले तो आप लोग 3 लाइनें बनाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट का बनाना है। पहले में 5 ऑप्शन थे, फिर 6, फिर 6, तो 180 आएगा। पहले में 5 थे, फिर 5 और फिर 4, तो ये आ जाएगा 100। क्या उत्तर निकल पा रहा है? जिनका नहीं आ रहा है मैं कहूंगा वो स्किप करे, क्योंकि फिर वही चीज है कि तुमसे ना हो पाएगा। फिर एक और बढ़िया सवाल देख लीजिए। फ्रॉम 1 2 3 4, 1 2 3 4 से, फ्रॉम 1 2 3 4, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी टोटल नंबर वी कैन मेक, 1 2 3 4 से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? From 1 2 3 4, how many total number we can make if repetition is allowed and if repetition is not allowed? 1 2 3 4 से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो? If repetition is allowed and if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो। एक दो तीन चार से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं if repetition is allowed and if repetition not allowed? गलत उत्तर है अभी तक सभी के। कितने डिजिट का ये तो दिया नहीं है, पर मैंने एक शब्द दिया है कुल। कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब जबकि मैंने ये नहीं बताया कि कुल कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और भी जितने डिजिट के बन सकते हैं सब बनाने पड़ेंगे। और सबसे अद्भुत बात, जब रिपीटेशन अलाउ हो ना मेरे लाल लालियो, अनंत संख्याएं बन सकती है। अकेले 1 डिजिट से इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। एक बार यूज किया तो 1, 2 बार यूज किया तो 11, 3 बार यूज किया तो ट्रिपल, मतलब 111। तो आंसर पहले में तो आएगा ही इनफाइनाइट। पहले में तो हल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो एक अंकों की तो 4 संख्याएं वो खुद बनेगी, 2 अंकों की 12 संख्याएं बनेगी, 3 अंकों की 24 संख्याएं बनेगी और 4 अंकों की 24 संख्याएं बनेगी। पर 5 नंबर का, 5 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता। आंसर आना चाहिए था दूसरे का 64। तो इनफाइनाइट एंड 64 आंसर होना चाहिए था। पहले वाले में तो नंबर बहुत से बनेंगे और दूसरे वाले में
एक डिजिट के भी बन सकते हैं, 2 डिजिट के भी बन सकते हैं, 3 डिजिट के भी बन सकते हैं। तो अगर इनसे 3 डिजिट के नंबर बनाने का सवाल होता तो कितने बनते? 4 डिजिट के नंबर बनाने का सवाल होता तो कितने बनते? रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन नॉट अलाउ में 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट सब बनाने पड़ेंगे। ये तो ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। अब लिखना, इसमें कुछ डिविजिबिलिटी के भी आते हैं। लिखना, फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6, 8, from 2, 3, 4, 5, 6, how many 3-digit number we can make which is divisible by 2? 2, 3, 4, 5, 6 से 2, 3, 4, 5, 6 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जो 2 से पूर्ण विभाजित होगी, जो 2 से पूर्ण विभाजित होगी, and if repetition is allowed and if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो। पहला सवाल है, ध्यान से सुनना। देखो, डिविजिबिलिटी वाला जो रूल है मैंने पढ़ाया था, अगर पहले दिन की बातें याद हो तो 2 से वो सारे नंबर डिवाइड होते यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वाली हो तो डिविजिबिलिटी रूल मतलब कोई कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कि अगर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहले हमें कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, और जब कंडीशन पूरी हो जाए तो वापस अपने मेथड को हम यूज कर पाएंगे। तो ऐसे सवालों में हमें करना क्या है? ऐसे सवालों में पहले हमें कंडीशन पर ध्यान देना होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 में यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट है, तो यहां 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, तो नंबर डिवाइड होगा, मतलब 3 ऑप्शन है। बाकी फिर रिपीटेशन अलाउ है तो कितनी बार भी नंबर लिख लो। कुल 75 नंबर यहां बनाए जा सकते हैं। कुल 75 नंबर यहां बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो पहले तो ये 3 ऑप्शन यहां लिखे जा सकते हैं। अब इन तीनों में से कोई ना कोई तो लिखा ही गया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बस बोल दिया। मान लेते 2 लिखा गया होगा, तो बच गए फिर 4, फिर 3, ये आ जाएगा 36। डिविजिबिलिटी रूल की बात चल रही है।
अब जिसको विभाजन का नियम ही नहीं पता है, मेरे हिसाब से उसके दुख को भगवान स्वयं अवतरित होकर ही दूर कर पाएंगे। मुझ जैसे साधारण मनुष्य से उसके दुखों की मुक्ति संभव नहीं है। कुछ लोग जो भगवान को बुला रहे, मतलब मैं समझ गया हूं। अब अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? फिर लिखो भला। फ्रॉम 1 to 4 5 6, from 1 to 4 5 6 7, how many 4 digit number we can make? 1 2 4 5 6 7 से 1 2 4 5 6 7 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित हो, if number completely divisible by 2, and if repetition is allowed and repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो, if repetition is allowed and if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो, दो से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले तो 2 के डिविजिबिलिटी के ये 3 ऑप्शन यहाँ हैं, बाकी रिपीटेशन अलाउ हैं। तो 6 गुना 6 गुना 6, तो यह होगा 216 गुना 3, 648। यहाँ भी 3 ऑप्शन तो होंगे, बट रियल में कोई तो लिखा गया होगा। तो फिर 5, फिर 4, फिर 3, 180। एक आखिरी सवाल नंबर परमुटेशन में। From 1 to 3 4, how many 4 digit number we can make? 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? Which are completely divisible by 3,
जो 3 से पूर्ण विभाजित होगी, which are completely divisible by 3, जो 3 से पूर्ण विभाजित होगी, and if repetition is not allowed, और यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। रिपीटेशन नॉट अलाउ का ही प्रश्न है। आंसर आना चाहिए 0। ऐसा कोई नंबर बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नॉट अलाउ में आप जो भी नंबर बनाओगे वो इन्हीं से मिलकर बनेगा। 1234, 1243, 1342, 1324, और इनका सबका सम हर बार 10 आएगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम अगर डिवाइड होगा तो ही नंबर डिवाइड होगा। तो अब हम इसमें टाइटल डालेंगे कॉम्बिनेशन। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें कॉम्बिनेशन संचय की। तीन के विभाजन का नियम, वे लोग जो भी कह रहे कि फिर से समझा दो, मैं चाहूंगा अर्पित रेज हैंड करे और मुझे बताए कि 3 के विभाजन का नियम क्या था। अर्पित। और जो लाल लाली, बताओ अर्पित, 3 के विभाजन का नियम क्या था? सर वो सभी संख्या जो 3 से पूर्ण विभाजित होती हैं, वो संख्याएं जो 0, 3, 6, 9 और से कट जाएं वही 3 से विभाजित होती हैं। ऐसा किसने लिखवाया था? सर आपने। मैंने। आइए जरा सभी से पूछते हैं, मुझे जरा आप लोग बताए कि मैंने ऐसा नियम लिखवाया जैसा अर्पित कह रहा है? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अर्पित वो कह रहे कि नहीं, ऐसा तो नियम नहीं लिखवाया है। सर यही लिखाया गया है कि 0, 3, 6, 9 ऐसा नियम, और वो भी मैंने। मतलब तुम सही भी नहीं लिखते हो अर्पित, आज पता चला मुझे। मतलब मैं सोचता था कि तुम सही समझ नहीं पाते हो, लेकिन मुझे आज पहली बार पता चला तुम सही लिखते भी नहीं हो। अद्भुत है, अद्भुत है।
और फिर जीवन में दुख तो होगा ही। कैसे समझाऊं मैं ऐसे लाल को कि अब परमुटेशन में हम 3 के डिविजिबिलिटी को कैसे यूज करेंगे। मैंने लिखवाया था कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो तो संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित होती है। और अगर मैं एक चीज बताऊं तो शायद आपको भले याद ना हो, लेकिन मैंने उस दिन भी याद दिया था कि देखना बेटा, इसका यूज हम परमुटेशन में करेंगे और किसी किताब में भी ये नियम नहीं होगा, किसी भी किताब में नियम नहीं होगा ये। मतलब कौन सा, जो अभी अर्पित ने बताया। तो आप कैसे उम्मीद करते, जब आपके शुरुआती कदम ही गलत पड़ गए, कैसे समझ पाएंगे कि मास्टर ने ये सबका जोड़ किया था और जोड़ बताया था कि 10 आ रहा है और 10 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसके जितने नंबर बनेंगे सबका जोड़ तो 10 ही आएगा, मतलब कोई नंबर कभी डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो हमने बड़ा सा 0 बनाकर बताया कि ऐसी 0 संख्याएं होगी। तो टाइटल डाल दीजिए कॉम्बिनेशन, जिसे हम स्टार्ट करेंगे कल। हम देख रहे हैं अभी डाउट, जिनके डाउट है वे रुके रहें, बाकी लोग जा सकते हैं। बताओ सौरभ, तुम्हें प्रतिदिन दुख आते